देखो बेटा, जाते ही फ़ोन कर देना, मुझे चिंता लगी रहेगी। कभी अकेले नहीं भेजा। हे भगवान, इन्हें आज ही बाहर जाना था। मम्मी कितनी चिंता कर रही हो मेरी। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो बाहर अकेली नहीं जा सकती। रुचि ऊब गई अपनी माँ की बातों से। इन्हीं सब कारणों से मैं अब तक निकल नहीं पाई। रुचि ने सोचा और अपने डॉक्यूमेंट चेक किए और माँ को एक किस दे बाहर कैब में जा बैठ गई। पापा, मम्मी रुचि का विवाह करवाना चाहते थे और रुचि जॉब करना चाहती थी। पापा ने कहा कि उनके दोस्त का बेटा दिल्ली में ही काम करता है। तुम्हारा फ़ोटो उसे दिखाया है, तुम बहुत पसंद आई और तुम्हारे जॉब करने से भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। बस तुम जाकर जॉब में सिलेक्ट हो जाओ और फिर तुम्हारी सगाई वहीं कर देंगे। रुचि ने हाँ में सिर हिला दिया। रुचि ने सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा किया था। उसने कई जगहों में नौकरी के लिए आवेदन किया था। आज ही पापा बाहर गए और आज ही उसका कॉल लेटर आया। वह पापा का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। देर हुई और कंपनी ने उसकी जगह किसी और को रख लिया तो वह यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। दिक्कत यह थी कि वह कानपुर के एक छोटे से कस्बे में रहती थी और उसे दिल्ली से कॉल आया था। दिल्ली में उसकी सहेली प्रिया रहती थी। उसी के भरोसे वह जा रही थी। इसलिए माँ के टोकने के बाद भी किसी तरह माँ को मनाया और फिर निकल पड़ी। स्टेशन पहुँच देखा कि ट्रेन नहीं आई है तो उसने एक दो अंग्रेजी अखबार लिए, एक मैगजीन इंडिया टुडे लिया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। क्या मुझे बताएंगी कि दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? रुचि ने अपनी नज़र मैगजीन से हटाकर आगंतुक की ओर देखा और कहा, पूछताछ केंद्र में पता कीजिए प्लीज़। ओके, सॉरी, कहकर वह चला गया। रुचि ने फर्स्ट क्लास कूपे में अपना आरक्षण कराया था। मना रही थी कि कोई महिला ही आए। किसी और में आरक्षण नहीं मिला था तो लाचारी थी। वह जल्दी अपनी सीट में व्यवस्थित हो लेट गई। सामान सीट के नीचे रख दिया। तभी कूपे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एक आदमी ने अंदर प्रवेश किया। ये तो वही युवक था जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछ रहा था। रुचि निराश हुई कि कोई महिला सहयात्री नहीं है। खैर, मुझे क्या करना, दिन का सफ़र तो है। उसने मैगजीन निकाल अपनी आंखें उसी में घुसा दी। युवक भी अपने में ही मस्त था। एक बार रुचि की ओर देखा। अपना सामान, जिसमें एक छोटा सा बैग था, सीट पर ही रख लिया। उसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें गाना लगा दिया। धीमे धीमे ही गाना बजने लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे। सुनिए ज़रा, आवाज़ कम करेंगे या हेडफोन लगा लीजिए प्लीज़, रुचि ने कहा तो उसने चौंक कर गाना ही बंद कर दिया। ओह, लेकिन मैं हेडफोन तो घर ही भूल आया और मुझसे अकेले सफ़र करता नहीं। आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। रुचि ने सिर उठाकर देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। मैं क्या मैनेज करूं? रुचि ने आश्चर्य से कहा। या तो मुझसे बातें कीजिए या कोई आपका हेडफोन हो तो शेयर कीजिए। वह हंसा। ओह, सलाह देना भी पाप हो गया। लीजिए, याद से दे दीजिएगा। रुचि ने खींचते हुए हेडफोन दिया और पलटकर सोने की कोशिश करने लगी। तभी चाय चाय की आवाज़ आई। पलटी तो देखा युवक नहीं है। लगता है उतर गया, लेकिन नहीं, ट्रेन तो सीधे अलीगढ़ रुकेगी। तब तक वो आ गया, हाथ में चाय लेकर। शायद पेंट्री कार से ले आया था। लीजिए, चाय पीजिए। हैं? किसने कहा मुझे चाय पीना है? रुचि को गुस्सा आ रहा था। नहीं पीना है? क्यों? आपके सर में दर्द हो रहा होगा। पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। उसने 2 प्याला चाय और कुछ बिस्कुट सामने स्टैंड पर रख दिए। हे भगवान, ये ट्रेन भी ना कानपुर से खुलती है तो सीधे अलीगढ़ में ही रुकती है और इसे साथ साथ दिल्ली ही जाना है। आप इतना मेरे साथ कंसर्न क्यों दिखा रहे हैं? मुझे ज़रूरत होगी खुद मंगा लूँगी। रुचि बहस करने लगी। ठीक है, अब ले आया हूँ तो पी लीजिए। अब ट्रेन सीधे अलीगढ़ में रुकेगी, युवक ने थोड़े तेज़ स्वर में कहा तो रुचि को भी गुस्सा आ गया। मुझे नहीं पीना है, आप खुद पी लीजिए, कह रुचि ने मोबाइल निकाला और फेसबुक देखने लगी।
युवक मुस्कुराकर दोनों प्याली चाय पी गया। जिद्दी बहुत है। क्या कहा आपने? मैं जिद्दी हूँ, चिढ़कर रुचि ने कहा। रुचि ने जल्दी में न ठीक से नाश्ता किया था और ना ही चाय पी पाई थी। चाय पीने का मन तो था, लेकिन वो अजनबी युवक का एहसान लेना नहीं चाहती थी। अभी 2 घंटे थे अलीगढ़ आने में। पेंट्री कार से दूसरा चाय वाला आ भी नहीं रहा था। जाने दो, इसके मुंह नहीं लगना मुझे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। रुचि ने उसकी बात को काट दिया। है? क्या मतलब? मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? और मुझे भी आपका नाम नहीं जानना। अब इतनी देर से साथ हैं तो परिचय तो हो जाए तो अच्छा है ना। वह मुस्कराया तो रुचि चिढ़ गई। मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे परिचय प्राप्त करने का और अपना परिचय देने का। माइंड योर बिजनेस। रुचि ने अपना मुंह टेढ़ा कर कहा और खिड़की से बाहर झांकने लगी। फिर रुचि यूं ही आंखें बंद कर सोने का अभिनय करने लगी, लेकिन 2 नेत्रों की ताव अपने चेहरे पर फिर से महसूस कर रही थी। कहाँ फंस गई मैं? अब जल्दी से दिल्ली आए और इस चिपकू अजनबी से पीछा छूटे, सोच रही थी रुचि। सोचते सोचते ही अलीगढ़ आ गया और चारों तरफ हॉकर्स की आवाज़ें गूंजने लगीं। चाय चाय, समोसे के शोर बाहर से और अंदर से भी पेंट्री कार वालों की आवाज़ें गूंज रही थीं। रुचि ने आंखें खोलीं तो सामने का युवक सीट पर नहीं था। फिर वह बाहर देखने लगी और सोचने लगी कि चाय पीऊं या कुछ खाने का ले लूं। भूख भी लग रही थी। झूठी आन में मैंने चाय भी नहीं पिया था। मैं चाय वाले को बुलाने ही वाली थी कि तभी वो दोनों हाथों में लदा फदा कूपे में प्रवेश किया। ये लो जी, आपके लिए चाय, ये समोसे और ये मसाला इडली। इडली के नाम से मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन ऐसे कैसे खा लूं? अब एटीट्यूड मत दिखाइएगा, खा लीजिए। मुझे पता है आपको भूख लगी है, गुस्सा बाद में कर लीजिएगा। अब मैं हंस पड़ी। आप मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? क्या सबकी ऐसे ही परवाह करते हैं? नहीं, सिर्फ आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की, उसने बड़े सहज भाव से खाते खाते कहा। मन तो किया कि ये इडली और समोसे उसके मुंह पर फेंक कर मारूं। ना ना, फेंकिएगा नहीं, गुस्सा बाद में कर लीजिएगा। पता नहीं मेरे मन की बात कैसे जान गया। अब इसके झांसों में नहीं आऊँगी मैं। ऐसे ही लोग पहले उंगली पकड़ते हैं और फिर भां पकड़ लेते हैं। पता नहीं यह कानपुर से दिल्ली का रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। रुचि को बहुत चिढ़ होने लगी। कितने पैसे हुए? रुचि ने पर्स से पैसे निकालते हुए कहा। युवक ने रुचि की भंगमा देखकर कह दिया, 1 प्लेट इडली के 40 रुपये, चाय के 10 रुपये और 2 समोसे के 15 रुपये। रुचि ने रुपए निकाले और दे दिए। अब 3 घंटे और फिर दिल्ली पहुंच जाऊंगी और इससे पीछा भी छूट जाएगा। ऐसे इसने मदद ही करने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या मतलब? मुझे तो बस दिल्ली में जॉब शुरू करनी है, अपना करियर बनाना है। बस सोचती रही और ट्रेन विभिन्न स्टेशनों को पीछे छोड़ती हुई अपने गंतव्य की ओर दौड़ती जा रही थी। रास्ते के पेड़ पौधे खंभे सब तेज़ी से उल्टी दिशा में भाग रहे थे। रुचि ये सब देखते और सोचते कब नींद की दुनिया में चली गई पता ही नहीं चला। अचानक एक झटके से ट्रेन रुकी और रुचि की नींद खुल गई। ओह, पता नहीं कब दिल्ली पहुंचेगी ये ट्रेन। उसने सामने देखा, युवक चुपचाप उसकी मैगजीन में सिर घुसाए हुए था। सुनिए मिस्टर, क्या गाज़ियाबाद आ गया? हाँ, लेकिन ट्रेन आउटर पर रुकी है। उसने बिना उसकी ओर देखे उसने जवाब दिया। रुचि को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन अच्छा लगा। समय मेरे मामले में कोई सिर घुसाए, यह तो मुझे ऐसे भी पसंद नहीं। रुचि ने सोचा और अपने सिर को झटक अपना पानी का बोतल निकालने लगी। पानी खत्म। प्यास से तो कंठ में कांटे गड़ने लगे थे। जैसे वह दरवाजे की ओर बढ़ती उससे पहले, ये लीजिए, पी लीजिए। उसने मुस्कुराकर अपना पानी का बोतल उसके आगे किया। रुचि ने बोतल ले गटागट कई घूंट जल्दी से गले के नीचे उतारा। थैंक्स, मेरा पानी ख़त्म हो गया था। इट्स ओके। मुस्कुराकर वह फिर मैगजीन के पन्नों में घुस गया। ट्रेन खुलकर भागना शुरू कर दी थी।
अब रुचि ने अपने बैग को संभाला और कंघी निकाल बाल संवारे। सुंदर तो थी ही, ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी। उसे वॉशरूम जाना था, अब उसकी मदद लेनी ही थी। सुनिए, मैं ज़रा बाथरूम जा रही हूँ, मेरा बैग देखिएगा प्लीज़, कह वह अपना हैंड बैग ले बाहर निकली। सारे ज़रूरी कागजात उसके साथ ही थे। उसे छोड़ने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। अब दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट ही रह गए थे। वह जल्दी से आई और अपने अखबार समेत बैग में डाल दिए। अपने आप को आईने में देखा और मैगज़ीन के लिए हाथ बढ़ाया। युवक ने मुस्कुराते हुए मैगज़ीन सीट पर रख उसे हाथ मिलाते हुए कहा, यह सफ़र हमेशा याद रहेगा। एक इतनी खूबसूरत लड़की के साथ सफ़र करना यादगार हो गया। आपको थैंक्स जी, कहकर रुचि ने अपना हाथ छुड़ाया। पूरे बदन में थरथराहट होने लगी थी। व्यक्तित्व भी सुदर्शन था, स्मार्ट था और खुश मिजाज था। लेकिन उसे क्या, अब इससे कौन सी भेंट होने वाली है। स्टेशन आ गया था। रुचि ने खुशी से किलकारी मारी। बाओ, चलिए मैं चलती हूँ, आपको एक बार फिर थैंक्स। रुचि झटके से उठी और कूपे से निकल दरवाजे पर पहुँच गई। भीड़ के कारण रुक गई, फिर उतरी और टैक्सी स्टैंड की ओर चली। प्रिया को फ़ोन लगाया, पहले तो लगा ही नहीं, फिर लगा तो प्रिया ने उठाया ही नहीं। रुचि को पसीने आने लगे। इस महानगर में वह माँ की बात काटकर प्रिया के ही भरोसे आई थी। पापा का भी इंतज़ार करना उसे भारी लगा था उस समय। उसने फिर फ़ोन लगाया तो कुछ देर तक रिंग होने के बाद प्रिया ने फ़ोन उठाया। सॉरी डियर, माँ की तबीयत खराब होने के कारण मुझे अचानक जयपुर आना पड़ा। तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ प्रिया, मैं तो तुम्हारे ही दम पर इतने बड़े महानगर में आई थी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। रुचि तो रास्ते चलते रोने ही लगी थी। मौसम का भी हाल ठीक नहीं था। घने बादल छाए हुए थे और घनघोर वर्षा होने का आभास दे रहे थे। 2-3 टैक्सी वाले उसे घेरने लगे थे। कहाँ जाना है मैडम, चलिए हम ले चलते हैं। रुचि घबराकर पीछे हो गई। तभी 2-3 ऑटो वाले उसे अपने ऑटो में बैठाने के लिए आपस में झगड़ने लगे और रुचि का बैग उससे लेने लगे। वह घबराकर पीछे की ओर भागी और किसी से टकरा गई। ऑटो वाले पीछे पता नहीं किस मंशा से थे। क्या बात है भाई, क्यों मैडम को तंग कर रहे हो। रुचि ने आवाज़ की ओर देखा तो वही ट्रेन वाला युवक था। उसने रुचि को अपनी ओट में ले लिया और कहने लगा, इतना गुस्सा ठीक नहीं डार्लिंग, देखो इन लोगों ने तुम्हें अकेला समझ लिया। अरे ओ भाई साहब, ये अकेली नहीं, इनका पति मैं हूँ साथ में। ऑटो वाले सब जाने लगे, लेकिन वो कहता ही रहा। क्या कहें, एक साथ ट्रेन से आए, लेकिन रास्ते में झगड़ा हो गया और चल दी मैडम अकेले। अब मियाँ बीवी में झगड़ा तो होता ही है, इसका मतलब वो बेचारी थोड़ी है, उसका 6 फुटा पति है उसके साथ। रुचि की हालत खराब। एक तो प्रिया उसको सूचना दिए बिना दिल्ली से बाहर चली गई और ये अजनबी जो उसका पति बन गया बिना मतलब बकबक किए जा रहा है। घनघोर वर्षा भी शुरू हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके आंसुओं को वर्षा ने अपना रूप दे दिया। इधर बादल गरज रहे थे, भयंकर वर्षा हो रही थी। उधर रुचि का हृदय हाहाकार कर रहा था, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। दोनों एक दुकान के नीचे रुक गए थे। वर्षा कम हुई तो वह निकल पड़ी। लीजिए, छतरी के अंदर आ जाइए, युवक ने कहा और रुचि के ऊपर छतरी तान दिया। देखिए, आपने जो मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अब और एहसान मत कीजिए। वर्षा थोड़ी कम हो गई थी। ठीक है, तो चलिए, आपको जहाँ जाना है मैं पहुँचा दूँ, फिर मैं चला जाऊँगा, युवक ने कहा तो रुचि फूट कर रो पड़ी। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। उसने उठाया, प्रिया का कॉल था। हेलो रुचि, देखो मैंने दीपक को कॉल कर दिया है और तुम्हारा नंबर दे दिया है। तुम उसके साथ उसके घर चले जाओ, वहाँ उसकी फैमिली है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया प्रिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कहकर रुचि ने फ़ोन काट दिया। अब क्या करना है, मैं एक राय दूँ, अगर आप बुरा ना माने तो।
इस परिस्थिति में उसकी बात माननी रुचि की मजबूरी थी। बोलिए, बहुत कठिनाई से वह बोली। मेरे घर चलिए। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और एक बूढ़ी दादी है। आप चलना चाहें तो चल सकती हैं। रुचि सोच में पड़ गई, क्या करें, इस युवक के साथ जाएं या दीपक के साथ जाएं। दीपक तो बिल्कुल अजनबी है उसके लिए। अजनबी तो यह भी है, लेकिन शरीफ है यह, कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा। फिर रुचि ने निर्णय लिया कि वो उसके घर जाएगी। एक बिल्कुल अजनबी से अच्छा तो इस रास्ते वाले हमसफ़र से है, जिसने प्रत्येक परिस्थितियों में अपना निस्वार्थ सहयोग मुझे किया। देखिए, यदि आपको थोड़ी भी हिचकिचाहट हो रही है तो आप मेरे यहाँ जाने का ख्याल छोड़ दीजिए और अपने उस दीपक का पता सेंड कीजिए, मैं पहुँचा दूँगा। उसने मुझे हिचकिचाते देखकर कहा। नहीं नहीं, मैं आपके यहाँ ही जाऊँगी, चलिए, कहे मैं उसके साथ चल दी। क्या दिन दिखा रहे हो प्रभु, एक अजनबी जिससे मैं जितना ही दूर भागना चाह रही थी, वही मेरी हर मुश्किल में मुझे साथ दे रहा है। क्या विडंबना है। आज यदि वो नहीं होता तो। रुचि सिहर गई एकदम अंदर से। नाम तक जानने की ज़रूरत नहीं समझी और ना अपना नाम बताने की। आज अपनी जिद में प्रिया के धोखे में किस मुसीबत में फंस जाती। क्या जाना है या नहीं जाना है? नहीं जाना है तो जहाँ जाना है मैं पहुँचा दूँगा। उसकी निर्लिप्त बातें संदेह से परे थीं। हाँ चलिए, कह उसने जो कह बुलाई थी उसमें जाकर बैठ गई। बगल में वह बैठ ड्राइवर को जगह बताई और आंखें बंद कर रुचि का ही हेडफोन लगा गाना सुनने लगा। 1 घंटे बाद गंतव्य आया और वह पैसे चुकाकर आने को कहा। रुचि चुपचाप उसके पीछे आ रही थी, तभी मोबाइल बजा। रुचि, पहुंच गई बेटा? प्रिया मिली? मुझे उससे बात कराओ। तेरे पापा तो कल तक आएंगे, शायद तुम्हें फ़ोन करें। मम्मी बहुत व्यग्र हो रही थी। मम्मी, मैं पहुंच गई, प्रिया बाथरूम में है, निकलते ही बात कराऊंगी। ओके मम्मी, ठीक है। किसी तरह मम्मी को समझा तो दिया, अपने मन को कैसे समझाए। आपका नाम क्या है? रुचि ने बहुत घबराते हुए पूछा। क्या? मेरा नाम जानकर क्या कीजिएगा? कल हम कहाँ, तुम कहाँ? वह मुस्कुराया और फिर गाते हुए मुझे मेरे ही टोन में जवाब दे दिया और मैं कटकर रह गई। लीजिए, हम पहुँच गए, उसने कहा तो रुचि का ध्यान टूटा। सामने बड़ी सी कोठी थी। अंदर पहुँच उसने अपने आप को एक विशाल हॉल में पाया। हॉल बहुत सजा हुआ और खूबसूरत था। वह हिचकी कालीन पर पैर रखते हुए, बाहर बारिश में भीग गई थी, कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन सैंडल में कीचड़ लगा हुआ था, सूख भी गए। और आ गया। बेटा अकेला आया कि बिटिया भी आई? आवाज़ आई। अंदर से एक सुंदर सी महिला हॉल में आई और आकर रुचि को गले से लगा लिया। रुचि हैरत में, ये मुझे कैसे जानती है? वो भी गायब हो गया था जो उससे पूछे। नमस्ते आंटी, रुचि ने झिझकते हुए कहा। हाँ बेटा, बैठ मेरे पास। कितनी सुंदर बिटिया आई है, राम जी भर आया। अम्मा देखेंगी तो कितना खुश होंगी। महिला ने अपने पास खींच बिठा लिया। आंटी, मैं ज़रा बाथरूम जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, तब तक मैं नाश्ता चाय का बंदोबस्त करवाती हूँ। रुचि पूछकर बाथरूम गई, हाथ पैर धोए, कपड़े बदले और फ्रेश होकर आकर बैठ गई। आंटी, आपको कैसे पता मैं आ रही हूँ? रुचि ने प्रश्न किया। मैंने बताया ना, जब कैब किया तो बहुत सख्त है मम्मी। बिना बताए किसी लड़की को लेकर घर आ जाऊंगा तो तूफान खड़ा कर देंगी, है ना मम्मी? कहकर उसने एक आंख दबाई जो रुचि ने नहीं देखा। आप कहाँ से आ गए? अभी तो नहीं थे। छोड़िए ना, आप ये बताइए कि कल आपका इंटरव्यू कितने बजे से है और कहाँ है? अच्छा, बिटिया का इंटरव्यू है? बहुत गुणवान बिटिया है। उसकी मम्मी मेरी बलाएं लेने लगी, फिर हमने भोजन किया और मैं सोने चली गई। बिस्तर पर ही थी कि दरवाज़ा पर खटखट की आवाज़ आई तो रुचि बिस्तर से उठी, साकल खोली, देखा तो आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, लेकिन मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ।
सुबह से आपको जो परेशान किया अभी तक कर ही रही हूँ। रुचि के बोलने पर उसने मुस्कुराकर रोके कहा और गायब हो गया। अगले दिन सुबह उठकर जल्दी से तैयार हो रुचि ने नाश्ता कर लिया। उसका इंटरव्यू था और उसी में ध्यान लगा हुआ था। रात वाली महिला भी थी डाइनिंग टेबल पर। रॉकी, तैयार हो जा, बिटिया को ऑफिस ले जा, आंटी ने कहा और रॉकी वहाँ से तैयार। जी मम्मी। रॉकी जी, जो अब मेरे लिए अजनबी नहीं थे, होंडा सिटी का दरवाज़ा खोल खड़े हो गए। रुचि जाकर बैठ गई। अच्छा रॉकी जी, आपकी माता जी से मिल ऐसा क्यों लगा कि वो मेरे को जानती हैं अच्छे से? उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल मुस्कुरा दिया। कार में गाना बज रहा था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे मुझे लगा कि वो कुछ बताना नहीं चाह रहा हो। मेरी बला से मेरी मदद कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी बातों को अनसुना कर दे। रुचि सोचने लगी कि एक झटके से गाड़ी रुक गई। ये लीजिए, आपकी मंजिल आ गई है, उसने कहा तो मैंने निकलकर एक विशाल बिल्डिंग को अपने सर पर देखा। एके इंटरप्राइजेज का चमकता हुआ बोर्ड उसके मन को एक नया उल्लास भर गया। अब तक आई सारी परेशानियों को पीछे कर दिया। रुचि, अब तेरी मंजिल तेरे सामने है, जा छू ले और पाले। उसने रॉकी को थैंक्स कहा और तेज़ तेज़ चलती हुई अंदर दाखिल हो गई। वहाँ कंपनी के बॉस और कुछ और सहयोगी थे जिन्होंने रुचि का इंटरव्यू लिया और कहा कि हमारे जो मालिक हैं, कंपनी के चेयरमैन, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। आपको मोबाइल में मैसेज कर बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुई या नहीं। ऐसे हमारे तरफ से सब ओके है। रुचि खुशी खुशी निकली। बाहर कार में रॉकी प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत खुश हैं, लगता है सिलेक्ट हो गई। जी हाँ, और इसमें आपका भी योगदान है, रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको कभी भूल नहीं सकती और मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा। रॉकी ने अपनी आंख दबाई। तभी रुचि का मोबाइल बजा। देखा तो प्रिया का फ़ोन था। कहाँ मज़े ले रही है मेरी जान अटका कर, प्रिया ने कहा तो रुचि को गुस्सा आया। मैं मज़े ले रही हूँ या तूने मेरी जान अटका कर रख दी है? यदि ये भला मानुस नहीं मिलता तो तेरी दिल्ली तो मुझे निगल गई होती, रुचि झल्लाई। अच्छा यार, अब बस कर, माफ़ कर दे मुझे। चल आजा, मैं आ गई हूँ। बोल कहाँ है तू, मैं आ जाती हूँ लेने। ओके, प्रिया ने अफसोस करते हुए कहा। ना, मैं खुद आती हूँ, रुचि ने कहा तो रॉकी ने कहा, कहिए कहाँ चलना है? कहा और प्रिया के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। मैं गूगल मैप से रास्ता बताती गई। आंटी को मेरी तरफ से थैंक्स कह दीजिएगा और सॉरी भी कह दीजिएगा, मैं उन्हें बाय नहीं कर पाई। लेकिन मेरा बैग तो वहीं है, अब क्या करूं मैं? रुचि परेशान होने लगी। अरे नो प्रॉब्लम, मैं आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। ऑफिस तो देख लिया ना मैंने। थैंक गॉड, रॉकी के पास हर बात का सॉल्यूशन था, रुचि ने सोचा और खुश हो गई। गाड़ी में गाना चल रहा था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप। ये गाना आपको कितना पसंद है? जब देखिए यही बजता रहता है। लीजिए, आ गया आपका स्टॉपेज, रॉकी ने कहा और आगे बढ़कर रुचि के लिए दरवाज़ा खोला। और क्या हुक्म है मलकाए आलिया? रुचि की हंसी छूट गई। नाटक कंपनी में थे पहले क्या? जब देखो तब ड्रामा करते रहते हैं। अब जाइए या रुकिए, प्रिया से मिलकर जाइए। नहीं मैडम जी, अब मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। प्रिया मैडम से फिर कभी मिल लूँगा। अभी मम्मी को भी आपके ना आने के बारे में समझाना है। इस तरह कहने से रुचि की हंसी छूट गई और आंटी के लिए अफसोस भी हुआ। सच में बहुत अच्छी है आंटी। कोई बात नहीं, दिल्ली में ही तो जॉब करना है, एक दिन अच्छे से मिलकर दिन बिताकर आऊँगी। रॉकी को बाय कर प्रिया के पास जाकर उसके गले लग गई। मैं तुम्हारा मर्डर कर दूँगी, बुलाकर खुद गायब हो गई। यह भी ना सोचा अकेली रुचि का इस नए भक्शी दिल्ली में क्या होगा। रुचि ने बिसूरते हुए कहा तो प्रिया की हंसी छूट गई। अच्छा, इसलिए इस नरबख्शी दिल्ली में एक मसीहा मिल गया।
हर कदम पर रुचि मैडम को बचाने के लिए उसने चिढ़ाया, लेकिन रुचि गंभीर हो गई। सच यार, यदि रॉकी नहीं होता तो मेरा क्या होता? अच्छा, और अंकल जी ने जो मिस्टर परफेक्ट चुन रखा है उसका क्या होगा? उनका मिस रुचि से गठबंधन होगा और क्या। देख प्रिया, माना कि रॉकी एक बहुत अच्छा इंसान है, दिल्ली में हर कदम पर मेरी मदद की, पापा को वचन नहीं देती तो शायद वही मेरा मिस्टर परफेक्ट होता, लेकिन मैंने उसकी आंखों में अपने लिए कोई प्यार देखा भी तो नहीं। ऐसे ही दोनों सहेलियां सर में सर जोड़कर दुनिया जहान की गप्पें करती रहीं। फिर दोनों की दोनों थकी हुई कब बैठक में ही कुशन बगल में दबाए नींद के आगोश में चली गईं, पता भी नहीं चला। लंच भी नहीं किया उन्होंने। शाम हो गई है। दोनों कॉफ़ी का मग हाथ में लिए बातें कर रही थीं कि रुचि का मोबाइल बजा। मम्मी का फ़ोन था। उनको सब खबर देकर रुचि निश्चिंत हुई। फिर मोबाइल बजा। अनजाने नंबर से कॉल था। रुचि जी, आपका सिलेक्शन हो गया है टीम मैनेजर के पद पर। बधाई हो आपको। थैंक्स सर, मैनी मैनी थैंक्स। प्रिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मेरे लिए रहने की व्यवस्था कर दे, रुचि ने कहा और तुरंत माँ पापा को खबर दे दी। अच्छी बात है बेटा, एक सुखबर है इधर भी। तुम्हारी सगाई अगले रविवार को फिक्स हो गई है सैनाई मैरिज हॉल में। हम शनिवार को दोपहर में पहुँचेंगे। तुमको जो शॉपिंग करनी हो प्रिया के साथ कर लेना। ओके पापा, कहकर रुचि प्रिया के साथ व्यस्त हो गई कि कहाँ किस चीज़ की शॉपिंग करनी है। अगले दिन से रुचि ने एके एंटरप्राइजेज में ज्वाइन कर काम करना शुरू कर दिया। शाम को कुछ शॉपिंग में चली जाती। आकाश अपने भाभी पति के लिए क्या लें समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने एक ब्रेसलेट लिया। रॉकी भी ब्रेसलेट पहने रहता था, शायद आकाश को भी पसंद आए। दिन बीत गए और शनिवार को उसके माँ पापा आ गए। रात तक पापा के साथ बची खुची खरीदारी की और सुबह जल्दी उठकर तैयार हुई। प्रिया भी साथ में थी। रुचि पार्लर गई। दुल्हन की तरह सजकर सैनाई मैरिज हॉल में पहुंची। दरवाजे पर ही रॉकी से टकरा गई। बिखरे बाल, अस्त व्यस्त कपड़े, चेहरे पर मायूसियाँ छाई थी। ये क्या हुआ रॉकी जी, आप इस तरह से? देखिए ना, आज यहीं पर मेरी सगाई है, आप अवश्य आना और आंटी जी को भी कह देना। आपका फ़ोन नंबर नहीं था, अन्यथा मैं पहले ही फ़ोन करती। तो सगाई के बाद खबर कर देनी थी, अभी बोलकर क्या फ़ायदा। विद्रूपता से रॉकी मुस्कुराया और चला गया। रुचि का मन छोटा हो गया, लेकिन फिर उसे आए हुए लोगों ने घेर लिया और उसे प्यार से अंदर ले जाकर बिठा दिया। अरे, दुल्हन तो तैयार होकर आ गई, आकाश कहाँ है? तैयार हुआ या नहीं? एक आवाज़ आई और देखा आंटी थी, रॉकी की मम्मी। थैंक्स आंटी, आप आ गईं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सब रुचि को स्टेज पर ले गए। रुचि सिर झुकाए जाकर बैठ गई। फिर मम्मी ने अंगूठी का डब्बा दिया। ले बेटा, पहना दे। बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब। जैसे, क्या बात है, आज राखी का पसंदीदा गाना यहाँ भी। सामने सुनहरी जरी का काम किए पिंक शेरवानी पहने आकाश खड़ा था, लेकिन रुचि सिर उठाकर देख नहीं पा रही थी। रुचि ने अंगूठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया, तभी आवाज़ आई, एक बार सिर उठाकर तो देख लो, दूल्हा पसंद है या नहीं। रुचि ने झटके से सिर उठाया। सामने रॉकी जी शेरवानी पहने दूल्हे के वेश में अंगूठी लिए रुचि के सामने खड़े हैं। धम धम धड़ाम जैसे सब गिर रहा हो और कहीं घबराकर रुचि के भागने की जगह ना हो। वह बेहोश हो गई और अफरा तफरी मच गई। सबने सरप्राइज़ देने के चक्कर में बेचारी रुचि को शॉक दे दिए। रुचि को होश आया तो अपराधी भाव से रॉकी नहीं, अब आकाश एके एंटरप्राइजेज का मालिक घुटनों के बल बैठ रुचि से माफ़ी मांगने के मूड में दिख रहा था। रॉकी की मम्मी रुचि से सब छुपाने के अपराध में उसे डांट रही थी और रुचि अब समझ रही थी कि कानपुर से लेकर दिल्ली तक रॉकी अजनबी के रूप में जानबूझकर उसका साथ दे रहा था।
मुझे माफ़ कर दो रुचि, मैं शुरू से सब जानता था, लेकिन तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं समझ नहीं पा रहा था। सब डरे हुए थे कि रुचि कुछ बोल क्यों नहीं रही है। देखो रुचि, यदि मैं पसंद नहीं तो सगाई कैंसिल कर दो, लेकिन ऐसे चुप्पी ना साधो। बेटा मुझे माफ़ कर दो, पापा ने कहा तो रुचि तड़प कर उठी। पापा, एक बार बता सकते थे आप। ऐसे आपकी पसंद लाजवाब है पापा, और मुझे भी पसंद है। हैं? क्या? पहले तो किसी की समझ में नहीं आया, और जब समझे तो सबने एक ही सुर से हुर्रे कहा, और आकाश ने रुचि को गोद में उठाकर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। रुचि ने फिर शर्म से अपना सर झुका लिया।